नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव। अपने भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि इसको पढ़ने के बाद आप मेरी एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वह एग्जामिनेशंस में बहुतों बार पूछा गया है दोस्तों। तो राज्य व्यवस्था की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो आज हमारा टॉपिक है वह है संघ की कार्यपालिका। मैंने आपको पूरे भागों का डिस्क्रिप्शन पहले ही पिछली वीडियोस में दे चुका है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि संघ की कार्यपालिका है उसका पूरा विवरण कहाँ से कहाँ तक प्राप्त होता है। तो बता दूं दोस्तों, संघ की कार्यपालिका का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक प्राप्त होता है। यानी कि आज मैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगा आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक के घटनाक्रमों को एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करते रहें और मेरे साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। अब संघ के कार्यपालिका की शक्ति में सिर्फ हम संघ के बारे में पढ़ेंगे कि केंद्र सरकार जो है वह किन किन कार्यों को करती है और किन किन कार्यों को अपने साथ प्रसारित करती है। तो केंद्र का क्या दायित्व है हमारे देश पे, उसी का विवरण पढ़ेंगे कि केंद्र को चलाता कौन है। तो आइए बढ़ते हैं आर्टिकल 52 की तरफ दोस्तों। आर्टिकल 52 में हमें यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का सर्वोच्च नागरिक या प्रथम नागरिक कहलाएगा। आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में हमको यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वह भारत का प्रथम नागरिक होगा। नोट करते हुए चलिए दोस्तों, आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वह देश का प्रथम नागरिक होगा। देश का प्रथम नागरिक होगा। एक एक चीज नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों। इसी तरह पूछ लिया जाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो आर्टिकल 52। या यह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। तो अनुच्छेद 52 के तहत। आइए बढ़ते हैं आर्टिकल 53 की तरफ। आर्टिकल 53 में यह बताया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च पति होगा। यानी कि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा या सर्वोच्च अधिकारी होगा। ये बातें ध्यान रखिएगा। तीनों सेनाएं हमारी कौन सी हैं? जल सेना, थल सेना व वायुसेना। इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा, सर्वोच्च सेनापति होगा, वह कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। आइए बढ़ते हैं आर्टिकल 54 की तरफ। आर्टिकल 54 में यानी कि अनुच्छेद 54 में यह बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा, किस आधार पे किया जाएगा। जैसे कि हर एक तंत्र के लिए एक अलग निर्वाचन पद्धति है, उसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया भी एक अलग तरीके से किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन इस अनुच्छेद के अंतर्गत इन जिन बातों को रखा गया है उनको एक नज़र देख लेते हैं। इस अनुच्छेद में आपको यह बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। तो आप देख लीजिए एक बार कौन कौन से लोग शामिल होंगे। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जिनका चुनाव हुआ है और चुनकर जो आए हैं सदनों में, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे या प्रतिभाग करेंगे। दूसरा, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रतिभाग करेंगे। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रतिभाग करेंगे। और तीसरा जो है, दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के, दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। चीजों को नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं? तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य व दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रतिभाग करेंगे दोस्तों। आइए बढ़ते हैं आर्टिकल 55 की तरफ। चीजें क्लियर हो रही हैं दोस्तों तो कमेंट्स जरूर करें। और जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, बस थोड़ी सी मेहनत आप अपने करियर के लिए करिए, अपने भविष्य के लिए करिए, बेहतर रिस्पांस मिलेगा दोस्तों। बस साथ में जुड़े रहिए। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक मैं आपको रटा ना दूं तो कहिएगा। बस कोऑपरेट करते रहिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए दोस्तों, आपको सब मिलेगा जो आज तक आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। आर्टिकल 54 तक हमने देखा राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा। अब आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं इसको हमने आर्टिकल 54 में देखा। बस आर्टिकल 55 में यह बताया गया है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है यानी किस प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, बस उसकी जानकारी है। यानी कि हम कह सकते हैं आर्टिकल 55 में क्या रखा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। किस रीत के आधार पे देख लेते हैं। एकल मत, संक्रमणीय, हस्तांतरित व अनुपातिक प्रणाली के आधार पर, अनुपातिक प्रणाली के आधार पर। तो अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत क्या है, तो एकल मत, संक्रमणीय, हस्तांतरित व अनुपातिक प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। आर्टिकल 324 से लेके 329 ए तक निर्वाचन पद्धति का विवरण है दोस्तों। जब मैं आर्टिकल 324 से 329 ए पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एकल मत, संक्रमणीय, हस्तांतरित और अनुपातिक प्रणाली किसे कहते हैं। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 55 में हमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है एकल मत, संक्रमणीय, हस्तांतरित व अनुपातिक प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आर्टिकल 56 की तरफ। अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का विवरण दिया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, कब से लेके कब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रह सकता है, उसका पूरा विवरण है। यानी कि हम कह सकते हैं अनुच्छेद 56 में हमें बताया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो आपको पता है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति किस समय से किस समय तक अपने पद पर आसीन रहता है। तो शपथ ग्रहण के दिन से, यानी जिस दिन शपथ ग्रहण करता है उसी दिन से 5 वर्ष तक। ध्यान रखिएगा कि जिस दिन वह शपथ ग्रहण करता है उसी दिन से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है और 5 वर्ष तक वह अपने पद पर आसीन रहता है। यह नहीं कि जिस दिन शपथ ग्रहण किया उस दिन को आप काउंट ना करें, अगले दिन से काउंट करें। एग्जामिनेशन में यह भी देता है कि शपथ ग्रहण के दिन से, शपथ ग्रहण के दूसरे दिन से, शपथ ग्रहण के तीसरे या चौथे दिन से। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का जो कार्यकाल प्रारंभ होता है वह शपथ ग्रहण के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है और कब तक चलता है, उसी दिन से 5 वर्ष तक। दूसरा क्या कंडीशन होता है कि राष्ट्रपति अगर इच्छुक नहीं है, अगर वह नहीं चाहता है कि वह इस पद को संभाले, तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। यानी कि यदि राष्ट्रपति चाहे
तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्ति पा सकता है। उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल तब भी बाधित हो सकता है जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप दे, उसी समय वह उस पद से मुक्त हो जाता है दोस्तों। और तीसरा क्या है, संवैधानिक असमर्थता। संवैधानिक असमर्थता या फिर साबित कदाचार के आधार पर, साबित कदाचार के आधार पर अनुच्छेद 61 में वर्णित, अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, कौन सी प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर ही लगाई जाती है। बाकी अन्य किसी पे जो महाभियोग चलाया जाता है वह महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, ना कि महाभियोग की प्रक्रिया होती है। महाभियोग प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर ही चलाई जाती है। किन कंडीशन में, संवैधानिक असमर्थता या साबित कदाचार। संवैधानिक असमर्थता क्या होता है कि राष्ट्रपति जिस पद पर है उसका वह अच्छी तरह से दायित्वों का निर्वहन ना कर पाए तो उसे संवैधानिक असमर्थता बोलते हैं। यदि राष्ट्रपति संवैधानिक असमर्थता प्रदर्शित करे या फिर उसके ऊपर कोई कदाचार या साबित कदाचार प्रदर्शित हो तो ऐसे कंडीशंस में राज्यसभा या लोकसभा में किसी एक सदन में प्रस्ताव पारित करके उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। यदि महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होती है तो उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त माना जाता है, यानी कि राष्ट्रपति का पद महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा भी समाप्त मानी जाती है। दोस्तों इतनी चीजों को नोट करते हुए चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 57 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नोट करते हुए चलिए, बहुत ही मजा आएगा आगे की क्लासों में। एक भी अनुच्छेद बचेगा नहीं दोस्तों जो आपको रटाना हो, और कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होगा जो मैं पढ़ाऊंगा उससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। और अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं दोस्तों तो एग्जामिनेशन में ऐसा कोई भी प्रश्न संविधान से आपको नहीं मिलेगा जो आपसे छूट जाए और आप अच्छा अचीवमेंट करके वापस आएंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 57, आर्टिकल 57। अब आर्टिकल 57 में क्या बताया गया है दोस्तों, तो अभी तक हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, बस 57 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति कितनी बार दोबारा चयनित किया जा सकता है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन प्रक्रिया, यानी कि पुनः उसको कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 57 यानी कि आर्टिकल 57 में वर्णित किया गया है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता हो, जो राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखेगा वह कई बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, जो राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखेगा सिर्फ और सिर्फ वही। तो कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता होगा वह कई बार पुनः निर्वाचित होकर राष्ट्रपति बन सकता है। इसी का विवरण हमें आर्टिकल 57 में प्राप्त होता है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 58। तो आर्टिकल 54 में आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, 56 में उसके कार्यकालों का वर्णन पढ़ा, और 58 में आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए या क्या करने के बाद आप राष्ट्रपति बनने के योग्य होंगे। राष्ट्रपति की योग्यता का जो विवरण मिलेगा वह आपको आर्टिकल 58 में मिलेगा दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए हमें कौन कौन सी योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो पहली जो योग्यता है दोस्तों, वह सबसे पहली योग्यता हर व्यक्ति के लिए लागू होती है जो भारत में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है। तो सबसे पहला कंडीशन तो होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि
क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी जो प्रक्रिया है यानी राष्ट्रपति की जो दूसरी योग्यता है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नोट करते रहिएगा दोस्तों। अगला जो है वह लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर वह लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता होगा तो वह कभी भी भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है दोस्तों। तो अगला जो प्रोसेस है वह है लोकसभा में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। जरूरी नहीं है कि वह सदस्य हो, लेकिन उसकी जो योग्यता होनी चाहिए वो लोकसभा का सदस्य बनने का होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता अनिवार्य है। अगर वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता नहीं प्रदर्शित करेगा तो उसको कभी भी भारत का राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। और सबसे अंतिम कंडीशन जो है भारत के राष्ट्रपति का वह भी बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों कि वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि वह किसी ऐसे पद पर कार्य ना कर रहा हो जो लाभ के पद के रूप में वर्णित है। मैं ये भी बताऊंगा आपको अगले वाले सेशन में कि लाभ का पद क्या होता है। फिलहाल अभी ये जानिए कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है। तो लाभ के पद पर ना हो, यानी कि यदि वह भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे कोई भी लाभ का पद ग्रहण करना नहीं है। तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो और लाभ के पद पर आसीन ना हो, तभी वह भारत का राष्ट्रपति बनाया जाएगा दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हैं। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। खत्म करने के बाद मैं एक बार रिकैप जरूर करूंगा दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो आप कई चीजें मिस करेंगे दोस्तों, तो इसीलिए मिस मत करिएगा। आइए देखते हैं आर्टिकल 59। आर्टिकल 58 में हमने यह देखा कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 59 में आपको यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पद पर कार्य कर रहा हो, चाहे वह सरकारी कार्य कर रहा हो या प्राइवेट कार्य कर रहा हो, यदि वह कोई कार्य कर रहा है तो और उसे राष्ट्रपति बना दिया जाता है तो वह जिस पद पर कार्य कर रहा होता है उसको रिक्त मान लिया जाता है, उस पद को खाली माना जाता है। यानी कि राष्ट्रपति बनने के बाद पूर्व का पद रिक्त माना जाता है। पूर्व का पद रिक्त माना जाता है और रिक्त हो भी जाता है, सिर्फ माना नहीं जाता है, वह पद पूरी तरह से रिक्त माना जाता है, उस पर नई नियुक्ति की जाती है। तो आर्टिकल 59 में सिर्फ इतना बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने के बाद यदि कोई व्यक्ति किसी पद पे आसीन हो तो वह पद पूरी तरह से रिक्त माना जाता है, उस पर नई नियुक्ति की जाती है। आइए देखते हैं आर्टिकल 60 में क्या है। अनुच्छेद 60। तो दोस्तों आर्टिकल 60 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति अपने कार्यभार को संभाले इसके लिए कौन उसको शपथ दिलाता है। तो आर्टिकल 60 में हम डालेंगे क्या, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का प्रावधान। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का प्रावधान। तो बताइए दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो जो राष्ट्रपति बनने के लिए इतनी योग्यताओं को रखता हो तो उसको शपथ दिलाने के लिए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का होना जरूरी है दोस्तों। तो इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, जो न्यायमूर्ति होगा, वही राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएगा। यानी कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ और पता चले कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहीं बाहर छुट्टी पे गया हो या अभी उसको नियुक्त नहीं किया गया है, तब कौन दिलाएगा। तो जो ज्येष्ठतम यानी कि उम्र में सबसे उच्च होगा, सबसे बड़ा होगा, ज्येष्ठतम न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का, वही राष्ट्रपति को
शपथ दिलाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और यदि मुख्य न्यायाधीश ना हो या न्यायमूर्ति अनुपस्थित हो तो उच्चतम न्यायालय का जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा वही राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ ग्रहण कराएगा दोस्तों। इन चीजों को क्लियर करते चलिएगा। और आखिरी आर्टिकल है जो राष्ट्रपति से संबंधित है, आर्टिकल 61। अभी मैंने आपको बताया, जब मैं आपको आर्टिकल 56 बता रहा था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है या किस प्रकार से समाप्त होता है, उसी में मैंने आपको अनुच्छेद 61 के बारे में बताया था। तो अनुच्छेद 61 में पूरी तरह से महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन। तो महाभियोग किसके लिए लाया जाता है? राष्ट्रपति के लिए लाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने की कंडीशन क्या होती है? तो दो कंडीशन होती है दोस्तों, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। एक होता है संवैधानिक असमर्थता और दूसरा होता है साबित कदाचार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के लिए क्या क्या होना अनिवार्य है। या तो वह संवैधानिक असमर्थता प्रदर्शित करता हो या फिर साबित कदाचार। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए संवैधानिक असमर्थता या साबित कदाचार का होना आवश्यक है। इन दोनों में से कोई एक अगर प्रदर्शित हो रहा है तो दोनों सदनों में से किसी एक सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है और उसी प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया को चलाकर महाभियोग पूर्ण होने पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से महाभियोग प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में जब पूछा जाए तो आप स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को पूरी तरह से वर्णित कर सके दोस्तों। बस एक छोटा नजर देख लीजिए ताकि आपका माइंड सेटअप हो और आगे जब भी महाभियोग की बात की जाए तो चीजें क्लियर रहें आपके लिए। तो पहला जो काम होता है वह प्रस्ताव लाना होता है। महाभियोग प्रक्रिया के लिए सबसे पहला काम क्या होगा? प्रस्ताव लाना होगा। प्रस्ताव लाया किसके द्वारा जाएगा? दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दोनों सदनों में से किसी भी सदन में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। दोनों सदनों में से किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन यह है कि 1/4 सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए। 1/4 सदस्यों की अनुमति का अर्थ हस्ताक्षर होना चाहिए। एक पत्र होता है, वह पत्र सभापति को लिखा जाता है या लोकसभा अध्यक्ष को लिखा जाएगा कि हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाना चाहते हैं। उसके लिए सदन में जितने भी उपस्थित लोग होंगे उसमें से 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। उन 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद महाभियोग का प्रस्ताव सदन में लाया जाता है। और फिर दूसरा जो स्टेप का कार्य होता है, जब प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो 14 दिन पूर्व, महाभियोग लाए जाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को अग्रिम सूचना दी जाती है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को अग्रिम सूचना कि आपके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जानी है। यदि आप अपने पक्ष में कोई बात रखना चाहते हैं तो 14 दिन के बाद आप सदन में उपस्थित होइए और अपना पक्ष रखिए। इस पक्ष को पूर्ण करने के लिए या तो राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने द्वारा किसी वकील को नियुक्त कर सकता है जो उसका पक्ष जाके सदन में रखे। तो पहला कार्य हो गया प्रस्ताव लाना। प्रस्ताव दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में लाया जाए, लेकिन सदन में प्रस्ताव लाने का जो औपचारिकता है 1/4 सदस्यों की हस्ताक्षरित अनुमति होनी चाहिए। फिर 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को अग्रिम सूचना दी जाती है महाभियोग की और 14 दिन बाद उसे उपस्थित होना होता है। यदि उपस्थित होने के बाद वह अपना पक्ष रखने में असमर्थ होता है और 2/3 सदस्यों के बहुमत से 2/3 सदस्यों के बहुमत से यह बात स्पष्ट कर दी जाती है कि राष्ट्रपति दोषी है। 2/3 सदस्यों के बहुमत से यह बताया जाता है कि राष्ट्रपति दोषी है, तो फिर यह प्रक्रिया पूरी तरह से
पूर्ण मानी जाती है और महाभियोग पूर्ण होने के तुरंत बाद से ही राष्ट्रपति का जो पद होता है वह पूरी तरह से खाली माना जाता है, यानी कि राष्ट्रपति उसी समय उसी दिन तत्काल अपने पद से हटा दिए जाते हैं। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया 4 प्रक्रमों में होती है। पहला है प्रस्ताव लाना, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए। फिर 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को अग्रिम सूचना दी जाएगी। फिर 2/3 सदस्यों के बहुमत से जो प्रस्ताव पारित होगा उसके आधार पर राष्ट्रपति को दोषी मानते हुए महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है और राष्ट्रपति को तत्काल उसके पद से हटा दिया जाता है दोस्तों। तो यह पूरा विवरण था राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने का। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 4 प्रक्रमों में पूरी की जाती है। आइए देखते हैं आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 तो अभी आपने पढ़ा कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है या राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। अनुच्छेद 62 में यह बताया गया है कि यदि महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा या फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद उसका पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के भीतर ही राष्ट्रपति का पद भरना अनिवार्य है। राष्ट्रपति का पद भरना अनिवार्य है। अनुच्छेद 62 में हमें यह बताया गया है कि यदि किसी कारणवश या कार्यकाल पूर्ण होने के बाद राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 माह के भीतर ही राष्ट्रपति का पद हर हाल में सृजित हो जाना चाहिए। ऐसा प्रावधान क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो अनुच्छेद आपको 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वही राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। तो यदि प्रथम नागरिक ही अपने पद पर आसीन ना हो तो पूरी सत्ता क्या मानी जाएगी? बिना किसी बागडोर के मानी जाएगी, यानी कि नेतृत्व करता ही गायब माना जाता है। इसीलिए 6 माह के भीतर ही राष्ट्रपति का पद भरना अनिवार्य है। यह आपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक 10 अनुच्छेदों में आपने जो भी पढ़ाई की वह राष्ट्रपति के बारे में की। इसी के बाद हमारा उपराष्ट्रपति का भी प्रावधान प्रारंभ होता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति भी संघ के कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग है और इसीलिए अनुच्छेद 63 से हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। चीजों को क्लियर करते हुए चलिएगा, कुछ भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। आइए देखते हैं आर्टिकल 63। तो जिस प्रकार से अनुच्छेद 52 में आपको यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा दोस्तों। नोट करते हुए चलिएगा। पहला पॉइंट जो था भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर आर्टिकल 64 में देखते हैं किस बात का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू जी। और अगर पूछा जाए कि राज्यसभा का सभापति कौन है तो आपका जवाब क्या होगा? एम वेंकैया नायडू जी। यानी कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह बिना किसी निर्वाचन के ही भारत का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 65 की जगह। दोस्तों ये चीजें क्लियर करते हुए चलिएगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है और उनकी प्रक्रियाएं क्या है दोस्तों, क्योंकि अगर यही नहीं क्लियर होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे। आइए देखते हैं अनुच्छेद 65 भारत का उपराष्ट्रपति में। तो दोस्तों मान लेते हैं किन्हीं कारणवश
ऐसा कभी ना हो आकस्मिकता की स्थिति हो, भारत के राष्ट्रपति गुजर जाएं, ऐसा कभी हो ना। पर ये आर्टिकल 65 का प्रावधान है कि यदि ऐसी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है तो जो राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा उसका पूरा निर्वहन भारत का उपराष्ट्रपति करेगा। यानी कि आकस्मिकता की स्थिति में, आकस्मिकता की स्थिति में उपराष्ट्रपति ही, आकस्मिकता की स्थिति में उपराष्ट्रपति ही भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति देश के लिए करेगा, यदि आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करेगा। दोस्तों इतनी चीजों को क्लियर करते हुए चलिएगा, छोटी छोटी बातें पर एग्जामिनेशंस में बहुत कंफ्यूज करती हैं। आकस्मिकता की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का जो पद निर्वहन है वह कौन करेगा? भारत का उपराष्ट्रपति करेगा। इतनी चीजें क्लियर हो तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 66 यानी कि अनुच्छेद 66। तो अनुच्छेद 66 में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं। वहीं आर्टिकल 66 में आप यह पढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही जाते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के समस्त निर्वाचक, जितने भी लोग दोनों सदनों में मौजूद हैं, चाहे वह मनोनीत हो, नियुक्त हो या फिर निर्वाचित हो, वो सभी निर्वाचक उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रतिभाग करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यही अंतर है दोस्तों कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य जाते हैं और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, नियुक्त सदस्य होते हैं, वह भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रतिभाग करते हैं। दोस्तों तो यह चीजें क्लियर करिएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बीच अंतर होना अनिवार्य है। अगर नहीं कर पाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। अब जैसा आपने देखा था कि राष्ट्रपति की योग्यता के लिए किन किन शर्तों का होना अनिवार्य है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति की भी योग्यता निर्धारित की गई है, लेकिन उसको किसी अनुच्छेद में नहीं रखा गया है। तो एक बार आप देख लीजिए दोस्तों कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है। कभी कभी किसी एग्जामिनेशन में यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे एग्जामिनेशंस में यह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो क्रम याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं दोस्तों। उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, सबसे पहली चीज तो भारत का नागरिक हो, यह तो कंपलसरी है। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है तो वह भारत का राष्ट्रपति भी नहीं होगा। पहला कंडीशन भारत का नागरिक हो। दूसरा कंडीशन 35 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर लिया हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो। तीसरी अवस्था बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति में ही यह अनिवार्य है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, जबकि राष्ट्रपति में क्या था दोस्तों? राष्ट्रपति में था कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होगा तभी वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वह राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन उसके पास ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि वह राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सके। दोस्तों
तो याद रखिएगा, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। इन चीजों को याद कर लीजिए दोस्तों, कुछ भी भूलना नहीं चाहिए। जैसे बताया हूं सेम टू सेम वैसे ही याद करिएगा, क्योंकि अलग करेंगे तो एग्जामिनेशन में गलत करके चले आएंगे दोस्तों। एक बार नोट कर लीजिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए अनिवार्य शर्त, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, बस चीजों को एक सिरे से देखते रहिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा आखिरी तक। अगर एग्जामिनेशन में सिलेक्शन चाहिए आपको तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 67 कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम आर्टिकल 68। यह आपके संघ कार्यपालिका का पूरा डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, इसके ऊपर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आर्टिकल 68, तो जैसे आर्टिकल 62 में आपने यह पढ़ा कि जो राष्ट्रपति का पद है यदि रिक्त हो जाए तो उसको कितने समय के भीतर भरना अनिवार्य है, 6 माह के। उसी प्रकार आर्टिकल 68 में यह बताया गया है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसे कितने समय के अंदर भर लेना चाहिए। यानी कि उपराष्ट्रपति के पद को रिक्त के समय से पूर्व ही भर जाना चाहिए। यानी कि जब कार्यकाल पूरा हो रहा हो उपराष्ट्रपति का, ऐसी स्थिति में 1 या 2 दिन पूर्व ही उपराष्ट्रपति के पद को भर लेना चाहिए। यानी कि उपराष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं जाता, चाहे वह आकस्मिकता की स्थिति हो या फिर कुछ भी हो, उपराष्ट्रपति के लिए एक नामांकन हमेशा से उपलब्ध रहता है। आर्टिकल 68 में हमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति के समय उसका जो रिक्ति काल है उससे पूर्व ही उस पद को भर लेना आवश्यक होता है दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 69, आर्टिकल 69 में क्या बताया गया है दोस्तों, जिस प्रकार से आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान है, उसी प्रकार आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान बताया गया है। उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का प्रावधान, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। इस बात को याद रखिएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या यदि वह अनुपस्थित हो तो जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा उच्चतम न्यायालय का, वही राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है, जबकि उस उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है दोस्तों। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। आइए बढ़ते हैं आर्टिकल 70 की तरफ, नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों। अभी आर्टिकल 67 में आपने पढ़ा कि यदि आकस्मिकता की स्थिति हो, 65 में भी पढ़ा कि यदि आकस्मिकता की स्थिति हो तो राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है, उपराष्ट्रपति। उसी प्रकार आर्टिकल 70 में बताया गया हो कि यदि राष्ट्रपति किसी कार्यवश देश से बाहर हो तो उस समय जो उनके कृत्यों का निर्वहन करेगा वह उपराष्ट्रपति ही करेगा। यानी कि आर्टिकल 70 में सीधे सीधे बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में
राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यदि राष्ट्रपति किसी कार्यवश भारत के बाहर हों तो उनके कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। इतनी क्लियर चीज है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 तो अनुच्छेद 71 बहुत छोटी सी बात है। जैसे कि यदि किसी भी सदस्य की निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित किया गया हो या निर्वाचन में कोई अशुद्धियां हो, त्रुटियां हो, तो उसके लिए हम निर्वाचन आयोग में जाकर उसकी समीक्षा करवा सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई बाधा हो तो कहां पे जाएंगे? क्योंकि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का जो पद है वह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और निर्वाचन आयोग ऐसे पद की कमान को नहीं संभाल सकता। इसीलिए राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय जाना पड़ता है। में सुधार कौन कर सकता है? में सुधार उच्चतम न्यायालय कर सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भी अशुद्धियां होती हैं उसके सुधार का दायित्व तो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर होता है? उच्चतम न्यायालय। क्योंकि भारत में उच्चतम न्यायालय की सर्वोच्चता है, सभी उच्चतम न्यायालय के अधीन ही कार्य करते हैं। इसीलिए जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे पदों पर निर्वाचन संबंधी प्रतिबंध या त्रुटियां आती हैं उनका सुधार या उनका सुलह उच्चतम न्यायालय ही कराता है। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधानों को सुलह कराने के लिए उच्चतम न्यायालय ही कार्य करता है। आइए बढ़ते हैं आर्टिकल 72 की तरफ। अनुच्छेद 72। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की भी शक्ति प्राप्त है। अर्थात किसी को यदि मृत्यु दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सजा में अल्पीकरण कर सकता है, उसको प्रावधानित करके खत्म भी कर सकता है। तो आर्टिकल 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति किस प्रकार से अपने क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का विवरण। यानी कि आर्टिकल 72 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति कहां निहित है? अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति क्षमादान किस केस में कर सकता है? यदि वह मृत्यु दंड भी प्राप्त हो किसी व्यक्ति को तो वह उसकी सजा को अल्पीकृत कर सकता है या उसे सजा से मुक्त भी कर सकता है, या उस समय के शर्तों के आधार पे जो उस समय जनमानस की भावना होगी उस आधार पर ही तय किया जाता है। दोस्तों तो अभी तक आपने राष्ट्रपति पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति पढ़ लिया। अब आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप मंत्रिपरिषद। इसी में एक छोटा सा आर्टिकल है 73, वो भी देख लीजिए। उसके बाद मंत्रिपरिषद स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 73 में मंत्रिपरिषद या कह सकते हैं संघ के कार्यपालिका का विस्तार किस प्रकार से किया जाएगा उसका पूरा विवरण दिया गया है। संघ कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 73 में दिया गया है, आर्टिकल 73 में दिया गया है। दोस्तों इन शब्दों को याद रखिएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 73 में है, आर्टिकल 73 में है। दोस्तों नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे मंत्रिपरिषद में। एक एक अनुच्छेद रटा दूंगा दोस्तों, बस साथ में जुड़े रहिए। एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो आपको आता ना हो राज्य व्यवस्था से। बस जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। आइए देखते हैं मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति पढ़ लिया आपने, उपराष्ट्रपति पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद तो आर्टिकल 74 में सबसे पहली बात यही कही गई है दोस्तों
कि भारत संघ के कार्यपालिका का एक मंत्री परिषद होगा जो राष्ट्रपति को सुझाव प्रस्तुत करेगा, जो राष्ट्रपति के कार्यों में उसकी मदद करेगा। यानी कि राष्ट्रपति के लिए एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा जो उसे विभिन्न मामलों पर सुझाव देगा, जो सुझाव देगा। इसे परामर्शदात्री भी कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद होगा वह उसे सुझाव देता रहता है। और इसी में यह बताया गया है कि जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति के लिए एक मंत्री परिषद का संकलन किया गया है जो उसको सुझाव और मामलों के बारे में जानकारी देगा, उसको सुझाव प्रकट करेगा, उसकी सहायता करेगा। आइए बढ़ते हैं आर्टिकल 75 की तरफ। अनुच्छेद 75 नोट करते हुए चलिए दोस्तों। आर्टिकल 75 में बताया गया है मंत्रियों के बारे में, मंत्रियों के बारे में उपबंध। मंत्रियों के बारे में उपबंध का मतलब यह है कि भारत का राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को नियुक्त करेगा और जो बहुमत दल का नेता होगा वही भारत का प्रधानमंत्री होगा और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वह प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होगा, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होगा। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होगा और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 75 में सीधे सीधे बताया गया है मंत्रियों के बारे में कब कौन सा उपबंध जारी किया जाएगा। इन चीजों को विशेष ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। तो इसको नोट करते हुए चलिएगा कि अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि जो बहुमत दल का नेता होगा वही भारत का प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर किया जाएगा। दोस्तों जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, मेरा दावा है आपको इस तरह कोई पढ़ाएगा नहीं और वो भी निःशुल्क तो कभी भी नहीं। तो इसीलिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए ताकि मैं आपके सामने और अच्छी से अच्छी वीडियोस ले आ सकूं दोस्तों। बस जुड़े रहिए, कोई भी अनुच्छेद बचेगा नहीं जो आपको रटा ना हो, बस थोड़ा सा सहयोग बनाए रखिए दोस्तों। आइए बढ़ते हैं। अभी तक आपने राष्ट्रपति पढ़ा, उपराष्ट्रपति पढ़ा, मंत्री परिषद पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे महान्यायवादी। यूपीएसआई 2016 में पूछा गया था कि सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी ही भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में यह बताया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जो भारत के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी के रूप में जाना जाएगा। इसका पूरा विवरण कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 76 में मिलता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जो भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होगा, विधिक अधिकारी होगा, वही भारत का महान्यायवादी होगा। तो महान्यायवादी होने की योग्यता क्या है? उच्चतम न्यायालय में
न्यायाधीश बनने की योग्यता, न्यायाधीश बनने की योग्यता, जिसके पास उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता होगा, उन्हीं में से किसी एक को राष्ट्रपति के द्वारा भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा, उसे ही भारत का महान्यायवादी बनाया जाएगा दोस्तों। तो इन कंडीशंस को याद रखिएगा कि भारत का महान्यायवादी बनने के लिए उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता होना आवश्यक है दोस्तों। इसी का विवरण अनुच्छेद 76 में दिया गया है। आइए बढ़ते हैं आर्टिकल 77 की तरफ। अनुच्छेद 77। तो अनुच्छेद 77 में आपको यह बताया गया है कि संघ सरकार के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, वह सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह देश का प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है और उसी के अंतर्गत सभी शक्तियां निहित होती हैं। इसीलिए कार्यपालिका की सभी कार्यपालिका की कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि संघ के कार्यपालिका का जो भी कार्य होगा, संघ के कार्यपालिका की कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाएगी। और संघ के कार्यपालिका का आखिरी अनुच्छेद देखते हैं हम, जिसको आर्टिकल 78 अनुच्छेद 78 कहा जाता है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? आखिरी अनुच्छेद भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अनुच्छेद 52 महत्वपूर्ण है, जिसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा का विवरण मिलता है। तो अनुच्छेद 78 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए, उसका पूरा विवरण आपको अनुच्छेद 78 से प्राप्त होगा दोस्तों। यानी कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य, राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य, राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होना चाहिए, कौन सा कार्य होना चाहिए, उसका पूरा विवरण आपको अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो आइए एक बार पूरी समरी देख लेते हैं अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 तक दोस्तों, ताकि चीजों को समझने में और भी आसानी हो जाए। ध्यान रखिएगा, जैसी चीजें मैंने बताई आपको कोई बताएगा नहीं। आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिएगा, जैसा जीएस एक्सपर्ट हब में एक्सप्लेन किया जाता है दोस्तों, कोई और एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, और वो भी निःशुल्क। तो चैनल से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए दोस्तों। एक बार देख लीजिए कि आपने पढ़ा क्या क्या है अभी तक, संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत किन किन विषयों को आपने पढ़ा, एक बार वह देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले आपने पढ़ा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा आपने। फिर आपने पढ़ा उपराष्ट्रपति, फिर आपने पढ़ा उपराष्ट्रपति। उसके बाद आपने पढ़ा मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, फिर महान्यायवादी। इतनी चीजें पढ़ी हैं आपने। आइए देखते हैं क्या पढ़ा है आपने। आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वही भारत का प्रथम नागरिक होगा। फिर आपने पढ़ा आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में बताया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, जिसके अंदर तीनों सेनाओं की शक्तियां निहित होंगी। फिर आपने पढ़ा आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में आपको यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं। फिर आपने पढ़ा आर्टिकल 55 दोस्तों। तो आर्टिकल 55 में आपको बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत क्या होती है। एकल मत, संक्रमणीय, हस्तांतरित और अनुपातिक प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। फिर आपने पढ़ा आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में आपने यह पढ़ा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उससे पहले वह उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद को मुक्त कर सकता है, या फिर उसके ऊपर साबित कदाचार या संवैधानिक असमर्थता के आधार पर अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है।
ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जब अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति के द्वारा यह बात सर्वप्रथम लोकसभा के अध्यक्ष को बताया जाता है, क्योंकि लोकसभा पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा अध्यक्ष देश के जनता का प्रतिनिधित्व करता होता है। इसीलिए जनता को यह पता होना चाहिए कि जो उसका नेतृत्व करता है, जो भारत का प्रथम नागरिक है, वह अपने पद से मुक्त हो चुका है। तो इसीलिए उपराष्ट्रपति के द्वारा सर्वप्रथम यह सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को दी जाती है कि राष्ट्रपति अपने पद को त्याग चुके हैं। फिर देखते हैं दोस्तों फिर हमने देखा आर्टिकल 57। इसमें आपको यह बताया गया है कि एक ही व्यक्ति कितनी बार पुनः निर्वाचित होकर राष्ट्रपति बन सकता है, तो वह असीमित बार, यानी कि जब तक उसकी उम्र है, जब तक वह चाहे, यदि उसके अंदर राष्ट्रपति बनने की योग्यता है तो वह कई बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 58, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या होती है। तो आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं में भारत का नागरिक होना सबसे जरूरी है, दूसरा है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तीसरा है कि वह लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और चौथी बात कि वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। फिर आपने पढ़ा आर्टिकल 59। इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य पद पर आसीन है तो राष्ट्रपति बनने के बाद उसे वह पद त्यागना पड़ता है, उस पद को छोड़कर वह किसी अन्य राष्ट्रपति बनता है, और जैसे ही वह राष्ट्रपति बनता है उसका पहले का पद रिक्त माना जाता है। फिर आपने पढ़ा आर्टिकल 60 दोस्तों। आर्टिकल 60 में यह बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत का राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों तो उनके स्थान पर जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा, वही भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहित कराएगा। फिर आपने पढ़ा आर्टिकल 61, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का पूरा विवरण अनुच्छेद 61 में पढ़ा आपने, जिसके अंतर्गत आपको बताया गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 2 केस होने चाहिए, एक संवैधानिक असमर्थता और दूसरा साबित कदाचार। ऐसे कंडीशन में एक प्रस्ताव लाया जाता है, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों सदनों में से सदन में उपस्थित 1/4 सदस्यों की अनुमति के बाद, हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व अग्रिम सूचना दी जाती है कि उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाना है, अतः वह उपस्थित होकर 14 दिन बाद या अपने द्वारा नियुक्त किसी वकील को अपना पक्ष रखने के लिए सदन में भेजकर अपना पक्ष रखे, और यदि दोष सिद्ध होता है तो 2/3 सदस्यों के बहुमत के बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है और उसे तत्काल उसके पद से मुक्त कर दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 62 यानी अनुच्छेद 62। इसमें हमने यह पढ़ा कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसे 6 माह के भीतर भरना ही अनिवार्य है। हर हाल में 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद भर जाना चाहिए। फिर हमने पढ़ा उपराष्ट्रपति के बारे में दोस्तों। उपराष्ट्रपति में हमने यह पढ़ा कि आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 में यह बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर हमने अनुच्छेद 64 के बारे में पढ़ा, जिसमें यह बताया गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा दोस्तों। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 65। इसके अंतर्गत हमें यह बताया गया है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद आकस्मिक कारणों की वजह से रिक्त हो गया हो तो फिर उसके पद के कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन उपराष्ट्रपति ही करेगा। फिर आर्टिकल 66 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसके लिए कृत्यों का निर्वहन किस प्रकार से होगा, समय क्या होगा, निर्धारण कैसे होगा। इसी में हमने पढ़ा कि योग्यता क्या होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए, क्या क्या योग्यताएं हो ताकि भारत का उपराष्ट्रपति बन सके। तो इसके लिए मैंने आपको 3 कंडीशन बताए थे कि योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और तीसरा कंडीशन मैंने बताया था कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता वह रखता हो दोस्तों। फिर अनुच्छेद 67 हमने पढ़ा, आर्टिकल 67। इसके अंतर्गत हमने यह पढ़ा कि उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या है, वह कितने वर्षों तक अपने पद पर आसीन रह सकता है दोस्तों। इन चीजों को मत भूलिएगा। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि दी गई है शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक, या फिर वह त्यागपत्र के द्वारा उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है, या फिर राज्यसभा में लाए गए संकल्प प्रस्ताव के द्वारा वह अपने पद को
त्याग सकता है। फिर उसके बाद हमने आर्टिकल 68 में क्या पढ़ा दोस्तों, हमने आर्टिकल 68 में यह पढ़ा कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने से पूर्व ही वह पद भर लिया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं हो सकता है। फिर हमने आर्टिकल 69 पढ़ा और आर्टिकल 69 में हमने यह पढ़ा कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है दोस्तों। आर्टिकल 69 में हमने यह पढ़ा कि उपराष्ट्रपति को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। फिर हमने आर्टिकल 70 पढ़ा और आर्टिकल 70 में हमें यह बताया गया, अनुच्छेद 70 में यह बताया गया कि यदि भारत का राष्ट्रपति किसी कार्यवश बाहर गया हो या विदेश में हो तो उसके सभी कृत्यों का निर्वहन भारत का उपराष्ट्रपति ही करेगा। फिर हमने आर्टिकल 71 पढ़ा, अनुच्छेद 71 पढ़ा दोस्तों। इसमें हमने यह पढ़ा कि भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो कोई भी विवाद होगा उसका सुलह कौन करेगा, भारत का उच्चतम न्यायालय करेगा। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 में हमने राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के विस्तार के बारे में पढ़ा कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो किसी के मृत्यु दंड को अल्पीकृत कर सकता है या उसे सजा से मुक्त भी कर सकता है। फिर हमने आर्टिकल 73 पढ़ा, आर्टिकल 73 में हमने यह पढ़ा कि संघ के कार्यपालिका की शक्ति विस्तार किस प्रकार से किया जा सकता है दोस्तों। इन चीजों को भूलिएगा मत, एकदम गांठ बांध के रख लीजिएगा। फिर हमने आर्टिकल 74 पढ़ा दोस्तों, आर्टिकल 74 पढ़ा और अनुच्छेद 74 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के लिए एक मंत्री परिषद होगा और यही मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सुझाव और सहायता उपलब्ध कराएगा। इसी का वर्णन हमें अनुच्छेद 74 में मिला। फिर हमने आर्टिकल 75 के बारे में पढ़ा जिसमें मंत्रियों के बारे में विशेष उपबंध बताए गए हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। फिर हमने आर्टिकल 76 पढ़ा जो कि भारत का महान्यायवादी का तर्क है और आर्टिकल 76 में हमने यह पढ़ा कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जो भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी के रूप में जाना जाएगा, यानी कि भारत का सबसे बड़ा विधिक या कानूनी अधिकारी के रूप में भारत का महान्यायवादी होगा। फिर हमने आर्टिकल 77 पढ़ा, आर्टिकल 77 में यह बताया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका है उसकी जो भी कार्यवाही की जाएगी वह पूरी तरह से राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है, जिसके अंतर्गत तीनों सेनाओं की सर्वोच्चता निहित होती है, शक्तियां निहित होती हैं। यह हमने 77 में पढ़ा और आर्टिकल 78 में हमने यह पढ़ा कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य कैसा होना चाहिए। यह ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य अनुच्छेद 78 में दिया गया है दोस्तों। तो आज संघ की कार्यपालिका का पूरा विवरण यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।